हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो GS1 का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। जिन लोगों ने दिया है आज के एग्ज़ाम में, जिन लोगों ने मेंस में जो लोग अपीयर हुए हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एनालाइज़ करने में कि उन्होंने कहाँ पे कैसे अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम, और जो लोग देने वाले हैं एग्ज़ाम उनको भी पता लगेगा कि यूपीएससी अपने पैटर्न में कैसे चेंजेस कर रही है और पिछले 5 सालों में या पिछले 5 से 10 सालों में कितने बदलाव आए हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। स्पेशली अगर हम बात करें GS1 में, और GS1 में स्पेशली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी के बारे में, क्योंकि ज्योग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राउंड अगर आप देखें तो 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी यूपीएससी ने वही ट्रेंड फॉलो किया है। 15 मार्कर 4 थे और 10 मार्कर भी 4 थे, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के अराउंड जो है पूरा पेपर आया है। तो देख लेते हैं अगर किस तरह के क्वेश्चंस इस बार आए हैं यूपीएससी में। अगर हम बात करें ना इसके लेवल की, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो देखिए लेवल अगर हम देखें तो इसमें इजी से मॉडरेट ये बोल सकते हैं आज के एग्ज़ाम का जो लेवल था। और फैक्चुअल अगर बात करें तो फैक्चुअल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल यस, कंसेप्चुअल काफ़ी था। और क्वेश्चंस की जो अगर आप देखें क्वालिटी, तो क्वेश्चंस क्वालिटेटिव थे, क्वालिटी क्वेश्चंस आए हुए थे। और साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस में जो अटेम्प्ट हैं वो 100% होता, मतलब आपको छोड़ने नहीं पड़ते। करंट अफेयर्स और उसके अगर हम जनरल डिस्कशन करें तो देखिए करंट अफेयर्स बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस एकदम जनरल कॉन्सेप्ट्स पे हैं। तो मतलब आपको ज्योग्राफी से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है, देखिए मेंस में ना कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या आ जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछ लेंगे। तो ये ज्योग्राफी में हुआ है हमेशा, 3-4 क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन बिना देखा आया हो। मोस्टली क्वेश्चन सब कैसे रहे हैं, जो देखे हुए हैं या फिर जो आपने पढ़े हुए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमेशा हम लोग स्ट्रेस करते हैं अपनी क्लासेस में कि उनको रेफरेंस बना के चलिए, तो PYQ से हमेशा की तरह क्वेश्चंस कुछ आए हैं उठ करके। हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आया है 10 मार्कर के एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। देखिए, पोटेंशियल पूछा है आपसे विंड एनर्जी का इंडिया में, राइट। और उसके बाद एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड, मतलब उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है विंड एनर्जी का, उसके क्या कंस्ट्रेंट है कि वो अभी तक कंप्लीट इतना ज़्यादा इंडिया में फैल नहीं पाया जिस लेवल से बाकी तरह की एनर्जी फैल रही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, तो देखिए जब भी हम किसी मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, हम इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 चीज़ों में ज़रूर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अगर विंड एनर्जी है तो आप इसमें डिफाइन कर सकते थे, कुछ स्टैट्स दे सकते थे विंड एनर्जी के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, एज़ पर द इकोनॉमिक सर्वे या एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये आप कोट कर सकते थे वहाँ पे, ठीक है, कि 4th लार्जेस्ट विंड एनर्जी का प्रोड्यूसर है। अब एंड साथ में आप मेगा वॉट्स में कैपेसिटी भी बता देते, 35-36 जो भी इसके अराउंड है। तो इसके साथ बता सकते थे कि जो विंड एनर्जी पोटेंशियल है वो इंडिया में कितना वास्ट है गिवन द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द इंडिया। इंडिया का जो जोग्राफिकल स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि आपका जो जोग्राफिकल स्प्रेड है कुछ इस टाइप का है कि आपके रीजन में काफ़ी विंड्स हैं, क्योंकि जब आप मानसून आता है साउथ वेस्ट विंड्स आती है यहाँ से, प्लस आपके इंडिया में वेस्टर्न घाट्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ एक अच्छा पोटेंशियल है। ये तो लैंड पोटेंशियल की बात हुई, प्लस इंडिया के पास अच्छी खासी कोस्ट लाइन भी तो है। उस कोस्ट लाइन जो कि 7500 किलोमीटर्स प्लस है, उस कोस्ट लाइन के हिसाब से इंडिया में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है किसका, ऑफ शोर विंड एनर्जी का, और ऑन शोर क्योंकि आपके पास रीजन्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी विंड्स चलती हैं। कुछ हिमालयन रीजन्स भी हो सकते थे, तो ये मेंशन कर सकते थे। तो देखिए, इंट्रो में तो सिर्फ इतना था कि आपने उसको डिफाइन कर दिया, या आपने बता दिया कि क्या इंडिया की अभी प्रेजेंट कंडीशन है और इंडिया में क्या खासियत है। बॉडी में अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ है एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। तो आपको बताना था कि जो उनका स्पेशल का मतलब होता था कि पूरा ओवरऑल स्पेस के हिसाब से कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, इसे स्पेशल बोलते हैं। और इंडिया में लिमिटेड क्यों है जो विंड एनर्जी का ओवरऑल स्प्रेड है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस फाइनेंशियल भी हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रीजंस मेंशन कर सकते थे कि बजट, ठीक है। उसके अलावा आप टेक्नोलॉजिकल रीज़न दे सकते थे कि विंड एनर्जी में अभी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है इंडिया के पास, कि जिससे कि लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी जो है वो सिस्टम हमें मिल सके। इसके अलावा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रीज़न हमने दिया, साथ ही साथ इसमें एनवायरमेंटल रीज़न भी दे सकते थे। क्यों? क्योंकि मोस्टली हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी सिस्टम्स को या तो ओशंस में लगाने का, यानी कि आपके ऑफशोर, या फिर ऑनशोर यानी कि लैंड में। दोनों ही जगह पे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है।
ये भी एक आप पॉइंट मेंशन कर सकते थे वहाँ पे। देन डिस्कॉम्स के बारे में डाल सकते थे कि डिस्कॉम्स ऑलरेडी लोडेड है, ठीक है, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेमेंट क्राइसिस है। तो ऐसे करते करते नंबर ऑफ़ रीजंस आप लिख सकते थे और कंक्लूजन में आप यहाँ पे बता सकते थे कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी को बनाया है, साथ साथ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को भी दिया है। तो आप उसमें लिख सकते थे कि गिवन दीज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, इफ़ अप्लाइड सक्सेसफुली इट मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल गोल नंबर सो एंड सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक्सपेक्टेड था। अगर देखें तो एक क्वेश्चन तो एनर्जी सेक्टर से आना ही चाहिए और आया भी, और विंड एनर्जी पे आया क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की ड्राइव काफ़ी ज़्यादा चल रही है बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और प्रधानमंत्री ने भी इसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स भी मेंशन कर सकते थे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या टारगेट दिए हैं, और जो हमारा पहले 175 गीगावाट का टारगेट था वो बढ़ के अब कितना हो गया, ये भी आप मेंशन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक और टाइप इन दोनों के बारे में पूछा हुआ है प्राइमरी रॉक्स के। काफ़ी लोग ना इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे। अरे भाई प्राइमरी रॉक्स में कन्फ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप रॉक सिस्टम देखते हैं तो रॉक सिस्टम दो तरह के होते हैं। वन इज़ प्राइमरी रॉक सिस्टम और उसके बाद अनदर इज़ सेकेंडरी रॉक सिस्टम। अब प्राइमरी रॉक सिस्टम में ही अगर प्रेशर, टेम्परेचर और साथ में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तब जा करके सेकेंडरी रॉक्स बनते हैं। प्राइमरी रॉक्स कैन बी इग्नियस रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स कैन बी मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये प्राइमरी रॉक्स में जब अलग अलग फिनोमिना होते हैं तो सेकेंडरी रॉक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल नॉट मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स, या सेडिमेंट्री आएगा। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री इनके ऊपर कुछ प्रोसेसेस लगते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जाके बन जाते हैं। अब इसका ही एग्जांपल देखें तो देखिए इन्होंने टाइप्स पूछे आपसे और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। तो प्राइमरी रॉक्स में हम जो सबसे पहले दिखते हैं दैट इज़ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को आप अलग अलग टाइप्स में लिखते हैं। इग्नियस रॉक्स के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, एक्सट्रूसिव फॉर्म और इंट्रूसिव फॉर्म, राइट। एक्सट्रूसिव फॉर्म जैसे कि जब लावा बाहर आ जाता है उस टाइम पे जो रॉक सिस्टम्स बनते हैं। इंट्रूसिव जो अंदर ही जब लावा होता है वो अंदर ही चले जाते हैं। इसमें भी जो डाउन चले जाते हैं उनको प्लूटोनिक बोल देते हैं, ठीक। जो बाहर आ जाते हैं उन्हें वॉल्केनिक बोल देते हैं। इग्नियस रॉक्स के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें लिख सकते थे इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं, ग्रैन्युलर होते हैं। आप पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पे ग्रैन्युलर रॉक्स होते हैं। देन क्रिस्टलाइन होते हैं, ये इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाती। प्लस वाटर इनमें परकोलेट नहीं करता, वाटर परकोलेशन बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा इनमें कोई भी सेडिमेंट्स नहीं मिलते, सेडिमेंट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कोई लेयर्स नहीं होती इनमें, कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होती। ये कुछ इनके क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इग्नियस रॉक्स के ओवरऑल। इग्नियस रॉक्स को ही फर्दर आप कर सकते थे क्लासीफाई मैफिक रॉक्स में, ठीक है, और फेल्सिक रॉक्स में, ठीक है। और बता सकते थे कि इन दोनों में ही क्या क्या अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डिफरेंसेस होते हैं। किसी में ये सिलिकेट्स होते हैं और किसी में सिंपल अलग अलग सिलिकेट्स होते हैं। तो ये जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन आई एम टेलिंग यू कि आप कैसे इसमें लिखते हैं इनके बारे में। तो पहले आप सबसे पहले आप जो इंट्रो होता उसमें आप मेंशन करते कि रॉक्स कैसे बनते हैं, रॉक साइकिल कैसे होती है, एक रॉक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप मेंशन करते कितने टाइप के प्राइमरी रॉक्स होते हैं, फिर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते। और प्राइमरी रॉक की कैटेगरी में ही फिर हम सेडिमेंट्री रॉक्स को भी लेके आते। सेडिमेंट्री रॉक के भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, सेडिमेंट्स उनमें मिलते हैं, राइट। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म कैसे होते हैं, ये फॉर्म होते हैं जो भी रॉक इरोडेड हैं। भाई इग्नियस रॉक्स ही तो जब यहाँ वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, इरोजन के बाद ये पाउडर की फॉर्म ले लेंगे। जब ये पाउडर की फॉर्म ले लेंगे तो इनका क्या होगा, इन सभी रॉक्स का कॉम्पैक्शन होगा, इनका लिथिफिकेशन होगा। और जब ये कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन यानी कंप्रेशन जब होगा तो फाइनली जो रॉक्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं, या फिर आप बोलते सकते हैं स्ट्रैटा या स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, जो आप लिख सकते थे इग्नियस में। इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स बिल्कुल नहीं होते, राइट। और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते थे। और फिर उसके बाद इसके भी टाइप लिख सकते थे आप, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्ले स्टोन, मड स्टोन। आप इग्नियस रॉक के एग्जांपल लिख सकते थे, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, गैब्रो, ग्नीस, राइट। ये सब चीज़ें आप लिख सकते थे रॉक सिस्टम्स के बारे में। तो फिर से ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही फॉल होगा, मुश्किल नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन मतलब अच्छा अटैम्प्ट जिसने किया उसको अच्छे मार्क्स मिलने का चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज़ नेचुरल, डिस्कस नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द डेक्कन ट्रैप।
देखिए डेक्कन ट्रैप के बारे में आपसे पूछा है। डेक्कन ट्रैप के नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल, आपको पता है जब इंडिया लेट क्रिटेशियस पीरियड में जब इंडिया मूव कर रहा था, और मूव करता है कहाँ पे, ऊपर यूरेशियन प्लेट की तरफ, हिमालयाज़ बनने से कुछ टाइम पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में जो इंडियन प्लेट होती है वो जब पास करती है हॉटस्पॉट वल्केनिज्म से, तो हमें डेक्कन ट्रैप्स बनते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बनती है जो लेयर बाय लेयर डेवलप होते हैं। और जब वो डेक्कन ट्रैप्स बन जाते हैं तो बनने के बाद तो ये जो पूरा रीजन है ये वाला, ये डेक्कन ट्रैप्स या डेक्कन प्लेट्यू इसको बोलते हैं। अब इसका इंडिया में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है अलग अलग रेस्पेक्ट में। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें डिफरेंट रेस्पेक्ट में, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस है। क्या यहाँ पे तरह तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन क्रॉप्स, मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं, या फिर रेन फेड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है ये। दूसरा अगर देखें क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक। तो उसके अलावा देखिए क्वेश्चन को अगर हम सेंस पढ़ें तो नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, तो डेक्कन ट्रैप में क्या पोटेंशियल है। तो इसमें हम क्या करते, इसमें हम सबसे पहले हम इसमें इंट्रो लिखते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में इंट्रो, उसके बाद बॉडी, देन कंक्लूजन। ये तो आप हमेशा एक जनरल ट्रेंड बना के ही चलेंगे। इंट्रो में आप क्या लिखते हैं कि डेक्कन ट्रैप्स कब फॉर्म हुए थे, लेट क्रिटेशियस पीरियड में। कब, जब इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर के हिमालयन प्लेट की तरफ चल रही थी, उस टाइम पे ये फॉर्म होते हैं। और फॉर्म होते हैं कैसे, कि जब हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म या वोल्केनिक जो मेंटल प्लूम्स थे उनके ऊपर से निकलते हैं। जब इंडियन प्लेट आगे बढ़ रही थी तो नीचे मेंटल प्लूम्स थे, तो वो लेयर बाय लेयर हॉट स्पॉट्स डेवलप करते हैं, हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस हम कैसे लिखते हैं, एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस आप क्या लिखते हैं, मिनरल्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल माइका, फॉर एग्जांपल क्रोमाइट, ठीक है। और थर्ड प्रेशियस मिनरल्स को ही मैं एक और पॉइंट लिख देता, प्रेशियस मिनरल्स में गोल्ड मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। और गोल्ड के अलावा डायमंड मिलता है, प्रेशियस स्टोन लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये डेक्कन रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। फॉर एग्जांपल कावेरी रिवर है, फॉर एग्जांपल कृष्णा रिवर है, गोदावरी, दीज रिवर्स generate from the Deccan region and they have a huge hydroelectric potential for generating hydroelectricity। तो एनर्जी के लिए पॉइंट आ जाता है हमारा, मिनरल्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद एनर्जी हो गया। और इसमें हम क्या बोल सकते थे, अगर फिर से हम इसी बारे में बात करें कि हमारी क्या नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल है उस रीजन का, तो देखिए डेक्कन रीजन में ना, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ के रॉक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर वहाँ के रॉक्स है तो रॉक्स में से वहाँ पे सैंड, सिल्ट, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट वहाँ का क्रोमाइट, जैसे कि मैंने बात करी, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी वहाँ से मिलता है फॉर डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड ऑल, ठीक। तो ये कुछ। और अगर एक जनरल इंपॉर्टेंस देखें तो टूरिज़्म में केव्स हो गई वहाँ की, अजंता, एलोरा, ये जो केव सिस्टम्स हैं ये डेक्कन रीजन में ही आते हैं। उसके बाद फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में हम क्या बताते हैं कि डेक्कन का जो पोटेंशियल है वो भी अनटैप्ड है, उसके पोटेंशियल को टैप करके इंडिया अपने जीडीपी में बढ़ोतरी कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख सकते थे डेक्कन के बारे में। तो अगेन आंसर क्वेश्चन ईजी कैटेगरी में आएगा। डेक्कन प्लेट्यू सब लोग पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, ठीक है। तो आपका मल्टी डायमेंशनल आंसर इसमें बन सकता था। फिर बात करते हैं मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स के बारे में। देखिए ये आर्टिकल आया था एक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो आईएमडी जब वार्निंग जारी करती है ना, तो अलग अलग कलर्स में करती है। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर में अलग वार्निंग जारी करती है, देन येलो कलर में अलग, देन ऑरेंज कलर में, देन रेड। आप समझ सकते हैं ग्रीन कलर का मतलब क्या है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ओके है, ठीक है। तो और येलो कलर में बोलेगी कि आप अपडेटेड रहिए, ठीक है। ऑरेंज कलर में बोल सकते हैं कि आप प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। और रेड कलर मतलब कि हाँ एक्सट्रीम थ्रेट है, कुछ जान माल की हानि हो सकती है, इस तरह से आपको रेडी रहना है। तो आप पहले कैसे लिखते, आप उसमें डिफाइन करते कि कैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए, तो अगर ग्रीन है वार्निंग तो काफ़ी सब चीज़ें क्या हैं, स्मूथ हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट, ऑल इज़ वेल। येलो अगर है तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल तैयार हो जाइए कि बैड वेदर हो सकता है कुछ दिनों के लिए और डेली एक्टिविटीज़ को जो अफेक्ट कर सकता है। ऑरेंज का मतलब है कि आप तैयार रहिए, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल कुछ डैमेज कम्युनिकेशन लाइंस को या पावर किसी लाइंस को, या फिर रोड्स में पेड़ के उखड़ने की वजह से या रेलवे लाइंस में कुछ इश्यूज आ सकते हैं और कई जगहों पे आपको लोगों को इवैक्यूएट भी करवाना पड़ सकता है। तो वो पर्टिकुलर ऑरेंज वार्निंग हो जाती है। और रेड वार्निंग तो, रेड तो खैर सभी के लिए एक डेंजर साइन होता है कि बिल्कुल अथॉरिटीज़ को नोटिफाई कर दिया जाए कि एक्शन लिया जाए, ठीक। तो जिस केस में जान या माल की हानि भी हो सकती है। तो ये एक कलर कोडिंग के ऊपर
क्वेश्चन दिया गया था यूपीएससी के द्वारा, अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर को दिमाग में रख के दिया गया था और ये आर्टिकल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे और इसको मैं मॉडरेट रेटिंग देंगे, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं है। यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेमिंग ऑफ द साइक्लोन्स, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है, कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, तो वहाँ से ना हम आइडिया लगा सकते थे फेयरली। जिसने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ा होगा या एक आर्टिकल ये थोड़ा सा डिस्कस करके समझा होगा, तो वहाँ पे उन लोगों ने कर लिया होगा इसको सॉल्व, तो क्वेश्चन ठीक है, कोई मुश्किल के कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे। और नेक्स्ट जो 15 मार्कर्स आए थे, देखिए 15 मार्कर्स में क्वेश्चन था कि फैक्टर्स नहीं, फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग ओशन करेंट्स। देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फोर्सेस पूछ लिया, इन्फ्लुएंसिंग दी ओशन करेंट्स, डिस्क्राइबिंग देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड की में ओशन करेंट्स का आप रोल बताइए। देखिए आप पहले इंट्रोडक्शन में डिफाइन करते हैं कि ओशन करेंट्स क्या होते हैं। ओशन करेंट्स सरफेस करंट होते हैं, डीप वाटर करंट होते हैं, ठीक है। ओशन करेंट्स अलग अलग ओशन के हिसाब से डिफाइन होते हैं, ये कैसे बनते हैं ये थोड़ा सा आप बताते हैं। फिर आप बॉडी में लिखते कि कौन सी फोर्सेस ओशन करंट को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओशन करंट को फ्लो करना है, तो ओशन करंट जब फ्लो करता है, अगर ये ओशन का सरफेस है तो यहाँ से विंड चलती है, विंड का जब फ्लो होता है तभी होगा। और विंड क्यों चलती है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो प्रेशर फोर्सेस की वजह से भी ओशन करंट फ्लो करते हैं, ऊपर से भी प्रेशर लगता है, तो एक तो हो गया प्रेशर फोर्स, ठीक है। दूसरा आ गया फ्रिक्शन फोर्स। अब विंड जब चलेगी वाटर के ऊपर तो उसको थोड़ा सा इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी है। अब होता क्या है, अगर अर्थ में देखें आप नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, तो नदर्न हेमिस्फेयर के करंट्स क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर के करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने का रीज़न क्या है, यह है कोरियोलिस फोर्स। दिस इज द रीज़न, कोरियोलिस फोर्स। तो इसका मतलब एक फोर्स और आ गई, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स, अगर ये ओशन वाटर है, यहाँ पे जो हैवी वाटर है वो नीचे है, लाइट वाटर है ऊपर है, दिस इज़ दी लाइट वाटर एंड दिस इज़ दी हैवी वाटर। अब ये हैवी ये लाइट, तो हैवी वाटर नीचे क्यों जा रहा होगा, बिकॉज इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रही होगी, तो एक तरह की फोर्स और हो जाती है जिसका नाम क्या है, दिस इज़ योर ग्रेविटी फोर्स। प्रेशर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग। इसके बारे में आपको बात करनी थी बॉडी में कि कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करती हैं जिसकी वजह से जो ओवरऑल ओशन करंट्स फ्लो करते हैं। अगर क्वेश्चन आता ना फैक्टर्स, तो अच्छा हो जाता हमला हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ लिख पाते, टेम्परेचर लिख पाते फैक्टर्स में, फिर हम सैलिनिटी लिख पाते, फिर हम इवापोरेशन लिख पाते, फिर हम नेचर ऑफ सी भी लिख पाते, ठीक है। फिर हम वहाँ पे लैंड सरफेस कैसा है वो भी लिख पाते, क्योंकि बहुत सारे जो नीचे लैंड्स हैं वहाँ से करंट डिफ्लेक्ट होते हैं। एंड नेचर ऑफ सी में अगर कुछ एंक्लोज सी हैं, वहाँ के ओशन वहाँ की जगह पे अलग होते हैं, ठीक है। एंक्लोज सी फॉर एग्जांपल सरगैसो सी है, वहाँ पे अलग तरह के करंट्स हैं। या फिर हम लैटिट्यूड्स और ऑल्टीट्यूड्स, वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के करंट्स वार्म और वो बता पाते। तो ये सब चीज़ों से करंट जो है वो वेरिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ फोर्सेस के बारे में ही बताना था। फिर कंक्लूजन में हम लिख पाते, कंक्लूजन नहीं, अभी तो हमको क्या लिखना है इसमें कि जो फिशिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड की वो कैसे अफेक्ट हो रही है। देखिए फिशिंग इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे, अगर ये नदर्न अमेरिकन रीजन है, दिस इज़ दी नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे जब दो करंट्स मिलते हैं तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड बनता है, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट, एक वार्म करंट, ये जब मिलते हैं, जब भी वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं तो उस रीजन में हमको पता है कि वहाँ पे अपवेलिंग होती है। और अपवेलिंग ऐसा फिनोमेना है, अगर ये ओशन है तो जो डीप ऊपर वार्म वाटर है वो हट जाता है और ठंडा पानी ऊपर आता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स से भर के जो ओवरऑल पानी है जब ये ऊपर आता है तो ये वहाँ पे प्लैंकटॉन्स को लेके आता है। तो ये एक हम एग्जांपल दे सकते थे। ऐसे ही हम सदर्न अमेरिका का भी एग्जांपल दे सकते थे। सदर्न अमेरिका में यहाँ पे एक जगह है बाहिया ब्लैंका, बाहिया ब्लैंका, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, तो फिशिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली जब जापान कोस्ट पे हम देखते हैं तो जापान कोस्ट पे ओयाशियो, दो करंट्स हैं, एक ओयाशियो और एक कुरोशियो, तो इनके बारे में आप लिख सकते थे। और साथ में एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर सकते थे जिसमें आप वर्ल्ड के सारे करंट्स जो हैं वो दिखा सकते थे। और फिशिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी ओशन करंट्स होते हैं स्पेशली वार्म प्लस कोल्ड, ये मिलके क्या करते हैं, अपवेलिंग, और जब ये अपवेलिंग करते हैं तो वहाँ पे प्लैंकटॉन्स अच्छे खासे बनते हैं, और जब प्लैंकटॉन्स बनते हैं तो फिशिंग इंडस्ट्री थ्राइव करती है। आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते थे इन तीन जगहों का, न्यू फाउंडलैंड का, बाहिया ब्लैंका का, और मीटिंग जापानीज कोस्ट का जहाँ पे ओयाशियो और कुरोशियो मिलते हैं। तो उस तरीके से जो ओशन करंट्स हैं फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक फिलिप देते हैं,
तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना था, इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी सब लिखना था, ओशन करेंट्स के बारे में डिफाइन भी करना था आपको, और साथ साथ उनकी फोर्सेस को भी थोड़ा बहुत दिखाना था। तो इसमें एक अच्छा खासा डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे। क्वेश्चन रिपीटेटिव है, क्वेश्चन आए हुए ऑलरेडी ओशन करेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन पहले ऐसे आया था कि हाउ डज देयर प्ले रोल, जो PYQ आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउ डज ओशन करेंट्स प्ले रोल इन लोकल वेदर, फिशिंग एंड नेविगेशन। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन रेपिटेटिव है, फिशिंग से पहले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना था, हालांकि सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर डिटरमिन्स द वेदर प्रोसेसेस हाउ। ट्रोपोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में सभी को पता है कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। हमें पता है कि अगर ये अर्थ सरफेस है तो इसके जस्ट ऊपर अप टू ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर्स ट्रोपोस्फेयर है। पोल पे अलग हाइट होती है, इक्वेटर पे अलग हाइट होती है, ओके। तो एवरेज 10 किलोमीटर तक ये जो हाइट है ट्रोपोस्फेयर है, और इस ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर फिनोमिनाज होते हैं। सारे वेदर फिनोमिनाज में हम क्या बोल सकते थे, अगर मैं सभी वेदर फिनोमिनाज को ले लूँ तो उन थोड़े बहुत के बारे में हमको बताना था। तो सबसे पहले हम इंट्रो में क्या करते हैं, हम इंट्रो में पहले डिफाइन कर सकते थे ट्रोपोस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसकी थिकनेस 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक है, इक्वेटर और पोल में अलग अलग होता है, और ट्रोपोस्फेयर में मोस्टली वेदर फिनोमिनाज, फॉर एग्जांपल सारे के सारे क्लाउड्स, सारे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, विंड सिस्टम्स, ये सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इस वजह से ट्रोपोस्फेयर सभी वेदर फिनोमिना को इफेक्ट देता है। अगर वेदर फिनोमिनाज देखें तो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन क्लाउड्स फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है। विंड सिस्टम्स, हमारे जितने भी सरफेस विंड्स हैं कौन कौन से, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, हमारे जितने भी अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल जेट स्ट्रीम्स, ये भी वहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद जितने भी स्टॉर्म्स या जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स, टेम्पोरल साइक्लोन, या बोल सकते हैं ऐसे बोलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्रंटल साइक्लोन्स, ये दोनों, और साथ साथ साइक्लोन्स के साथ साथ छोटे फिनोमिनाज, फॉर एग्जांपल टॉर्नेडोज, राइट, फॉर एग्जांपल थंडर स्टॉर्म, ये सभी कहाँ हो रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में आप लिख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अदर वेदर फिनोमिनाज ग्लोबल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल एल नीनो, ठीक है, ला नीना, राइट, उसके बाद इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब, देन पोलार वॉर्टेक्स, ये हम देखते हैं टेम्परेट रीजन्स में, ठीक है। तो ये कुछ आप मेंशन कर सकते थे वेदर फिनोमिनाज जो ट्रोपोस्फेरिक रीजन में देखने को मिलते हैं। तो फिर आप बता सकते थे कि ट्रोपोस्फेयर के अलावा, कंक्लूजन में, कि ट्रोपोस्फेयर के अलावा और भी लेयर्स हैं, ठीक है, और ये लेयर सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्यों करती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की प्रोमिनेंट लेयर है। और यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में ये भी बता सकते थे कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और साथ में वाटर वेपर भी है, ठीक। तो आंसर में एक डायग्राम ड्रॉ हो जाता है जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सब आप दिखा सकते थे। और ट्रोपोस्फेयर के बारे में ये एक जनरल स्केलेटन है जिसमें आप ये सब लिख सकते थे, बाकी आप आंसर को और ज़्यादा एनरिच कर सकते थे अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट, ठीक है, ये एच नहीं होगा इसमें, जी भी नहीं होगा, ठीक है, मेंशन द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में स्ट्रेट और इस्थमस, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, बताइए। देखिए, हम अगर स्ट्रेट्स और इस्थमस को थोड़ा सा देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे ये जो मैप है इसमें देखिए, यहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट है, ठीक है, जो बिल्कुल ट्रेड लाइंस है, वर्ल्ड की जो शिपिंग लाइंस हैं, ठीक तरीके से आप बोलते हैं ना कि ट्रेड के लिए जो शिपिंग लाइंस है दे एक्ट एज आर्टरीज। यहाँ पनामा कैनाल है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो अटलांटिक के इस पार्ट को मेडिटेरियन से कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंडेब हैं जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करते हैं इस रीजन से, ठीक है, रेड सी से, और यहाँ पे फर्दर ये वाला स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे अरेबियन सी वाले रीजन को या इंडियन ओशन को, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे स्ट्रेट्स हैं, इंग्लिश चैनल्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं, तो इनके इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस रीजन में आप देखेंगे तो इस्थमस ऑफ क्रा है, यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा है। इस्थमस क्या होता है, जब दो लैंड बॉडीज़ को एक पतला सा लैंड बॉडी कनेक्ट करता है तो उसे इस्थमस बोल देते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस या इनके सिग्निफिकेंस के बारे में ही हमको बताना था। तो सबसे पहले तो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वर्ल्ड की वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीपर होती है। सेकेंडली, जितना भी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट है या फिर इम्पोर्ट है वो बहुत ही ईजी वे में होता है, फास्टर होता है, और आपको पता है कि ट्रेड में यानी कि बिजनेस में टाइम इज़ मनी, ठीक है, तो फास्ट होगा, ईजी होगा, चीप होगा और प्रॉफिटेबल होगा, ठीक। उसके अलावा एक और डायमेंशन है जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, अगर किसी कंट्री के पास कोई स्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल सुइस कैनाल, ठीक है, तो सुइस कैनाल में आपको पता है सुइस क्राइसिस, तो अगर कहीं स्ट्रेट है और वो कंट्री का
उस पे होल्ड है, अगर वो उस जगह को बंद कर देती है तो उस टाइम पे वहाँ पे क्राइसिस पैदा हो सकता है। अभी आपने रिसेंटली एक इंसिडेंट सुना होगा कुछ टाइम पहले, जब एवर गिवन एक जहाज़ था जो स्विस कैनाल में फंस गया था। दोनों तरफ ये कैनाल की वॉल्स थी या कैनाल का एंड्स थे, ये बीच में फंस गया तो रूट ब्लॉक हो गया और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या हो गया था, कंजेशन हो गया था। तो इस वजह से इंपॉर्टेंस है, कोई कंट्री चाहे तो अपने दमखम से उस जगह पे ब्लॉकेट करके क्या कर सकती है, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को एक समय के लिए रोक सकती है। तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हम लिख सकते थे इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, जियोपॉलिटिकल हो गया, और साथ साथ आप लिख सकते हैं इसमें सोशल। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। कैसे? जब पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होगा, पूरे वर्ल्ड में मनी का एक्सचेंज होगा, पूरे वर्ल्ड में पीपल का एक्सचेंज होगा, तो उससे भी क्या होगा, आपके ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रमोट होगा। साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे है, देखिए, जब ये बनते हैं ना रीजन्स, तो ये प्रॉपर यहाँ पे मैकेनाइज्ड होते हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो मैन पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, जब वो कंट्री टोल्स कलेक्ट करती है, फीस कलेक्ट करती है, तो उस वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंस है। आप अलग अलग डायमेंशन में डाल सकते हैं, एक ट्रांसपोर्ट की डायमेंशन, एक फॉरेक्स की डायमेंशन, एक जियोपॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल, एक सोशल, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एक पॉइंट हम डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम इस्थमस और स्टेट की कुछ 5, ये ग्लोबलाइजेशन भी ले लीजिए, इसको सोशल में रख लीजिए, 5 हमने लिखा होता, साथ में एक मैप ड्रॉ करके और वहाँ पे उसको बता दिया होता। और फिर हम इसमें कंक्लूजन लिख सकते थे कि दीज आर द आर्टरीज, और ये जो है ये प्रमोट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, और फाइनली कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, वर्ल्ड के ट्रेड के लिए और वर्ल्ड के इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। इसको हम और ज़्यादा पॉलिश करके लिख सकते थे। तो अगेन इसको इजी कैटेगरी में ही डालेंगे, ये मुश्किल तो क्वेश्चन था नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से इजीली हो जाता है। और जो आप पढ़ते हैं, मैप्स वगैरह देखते हैं, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज इंडिकेट मेजर एनवायरमेंट इशूज़। देखिए ये थोड़ा सा ना डिटेल क्वेश्चन आ गया, इसे मैं डिटेल क्वेश्चन बोलूँगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ में पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र, फुटलूज इंडस्ट्रीज़, और साथ साथ आईटी इंडस्ट्रीज़, कंसल्टेंसी, ये सब हम पढ़ के जाते हैं। फिर कॉटन इंडस्ट्रीज़ या शुगर इंडस्ट्रीज़, सो एन एंड सो फोर्थ, राइट, फिशरीज़ इंडस्ट्री, तो ये सब ठीक है। रबर उन्होंने थोड़ा सा डिटेल पूछ लिया, क्योंकि करंट अफेयर में 1-2 बार आर्टिकल्स थोड़े बहुत थे, उस वजह से ये इंडस्ट्रीज़ थोड़ी सी न्यूज़ में रहने के कारण इसमें क्वेश्चन आया। तो इंडस्ट्रीज़ में आपने कैसे लिखा होता, आप थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करते। कैसे? आप इंट्रोडक्शन में जब आप लिखते, तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा रबर इंडस्ट्री के बारे में, रबर प्लांटेशन के बारे में एक्सप्लेन करते कि वो बनता कैसे, लेटेक्स से बनता है, जिसमें से 30 से लेकर के 40% रिकवरी होती है। उस प्रोसेस को फास्ट करना होता है और वो टाइम बेस्ड प्रोसेस होता है। ये थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं रबर के बारे में। फिर हम बताते हैं कि इंडिया में जो मेरे मेजर प्रोड्यूसर हैं, दैट इज़ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। और फिर हम बताते हैं वर्ल्ड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसमें पूछा हुआ है कि ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करते हुए उनकी इश्यूज़ बताइए क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो इनिशियली स्टार्ट हुआ था ब्राज़ील से, राइट, लेकिन ब्राज़ीलियंस विच इज़ इन साउथ अमेरिका ध्यान नहीं दिया बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, जैसे कि वहाँ पे कू होते रहते थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी, उस कारण से क्या हुआ, ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बंद हुई, या फिर आप बोल सकते हैं प्लांटेशंस वहाँ पे नहीं हुए। और फिर साउथ ईस्ट एशिया ने वहाँ पे लीड ली, और आज साउथ ईस्ट एशिया में मैक्सिमम प्लांटेशंस हैं, कहाँ की, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशंस हैं किसकी, रबर इंडस्ट्री, इस रबर की प्लांट की। तो आप ये बता देते, साथ में एक मैप ड्रॉ करके दिखा देते कि जब आप यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका और ये सदर्न अमेरिका यहाँ से शिफ्ट हुई कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे अफ्रीका दिखा सकते थे छोटा सा, ठीक है, और ऊपर ये अपना यूरोप एशिया, और साथ में ये छोटा सा इंडिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया, लाइक दिस, ठीक। तो ये हम दिखा सकते थे छोटा सा, और दिखा करके हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते मैप में कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज शिफ्ट हुई, क्यों शिफ्ट हुई, राइट, उनके रीजंस क्या रहे, छोटा सा बताते बहुत ही ब्रीफली। लेकिन हमारा मेन फोकस किस में होता, मेन फोकस होता हमारा एनवायरनमेंट इशूज़ में, ठीक है। एनवायरनमेंट मेजर इशूज़ क्या रहे, देखिए रबर है, रबर की प्लांटेशन, ठीक है, गुडियर थे जिन्होंने रबर की वल्कनाइजेशन प्रोसेस को एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग फॉर्म में दिया। तो रबर जब आप बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, तो वो वेस्ट एनवायरनमेंट को हार्म करता है। साथ साथ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर का पोल्यूशन होता है। साथ साथ इसी के साथ साथ जब वेस्ट और वाटर होता है, तो आप देखेंगे आप फॉरेस्ट से ही तो क्या करते हैं, रबर के प्लांट है तो आप उन्हें काटते हैं, तो ये आप काटते नहीं है, एक तरीके से आप उस प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करते हैं। जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन होगा, वहाँ पे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो जनरली नहीं आते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक। तो एक ये इशू आ गया। तो मेजर एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, ठीक है, जब ये वल्केनाइजेशन होता है रबर का,
तो इंडस्ट्रीज़ में जब रबर बनती है तो उस प्रोसेस के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और वो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अब इसमें हेल्थ का एक मेडिकल का फैक्टर डाल सकते थे और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करता है एयर का। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रबर के लिए जो इंडस्ट्रीज़ मोस्टली हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं पाइप इंडस्ट्रीज़, या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और इसके साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज़, वहाँ भी रबर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जगह हैं जहाँ पे रबर का यूज़ होता है। तो ये इंडस्ट्रीज सभी रबर को इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे करके कुछ डिटेल में आपको बताना चाहिए था कि कैसे रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है और साथ साथ मेजर एनवायरनमेंट इशू कहाँ है। देखिए इसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर इंडस्ट्रीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान देना था। इंडस्ट्रीज़ का कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में कहाँ था, ठीक है, लेकिन आज की डेट में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर आपको नहीं पता था तो आप लॉजिक से बता सकते हैं रबर जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ऑटो इंडस्ट्रीज़, तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम जैसे बोलते हैं, या फिर चेन्नई हो गया, इन सभी रीजन्स में ऑटो इंडस्ट्रीज़ ओवरऑल मिलती हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ गाज़ियाबाद रीजन है वहाँ पे, ठीक है, मेरठ रीजन है वहाँ पे। तो ये कुछ कुछ रीजन्स को मेंशन करते हुए आपको इसके एनवायरमेंटल इश्यूज़ को बताना था और आपको फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना था। उसमें आप कोई रिपोर्ट मेंशन कर सकते थे जो ग्रिम सिचुएशन पोर्ट्रे करती और फिर आप एक सोल्यूशन दे देते। सिमिलरली आप कोई एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी कोट कर सकते थे। तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया, ये अभी तक जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में। पेपर को इजी कैटेगरी में ही डालेंगे, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। तो अगर कुछ हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जो अभी ऑनली आईएएस चला रहा है, जैसे कि कम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू मेंस 2023 और एक प्रोग्राम है स्पेशल प्रीलिम्स के लिए। इनके अपने ही अलग अलग फीचर्स हैं। ये मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम है और ये स्पेशल प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। जिन लोगों को प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं, और जिनको मेंस में एक गाइडेंस चाहिए, मेंस काफ़ी टाइम से अटक रहा है, तो आप इस वाले को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि जितने भी प्रीवियस जो भी मेंस क्वालिफाइड लोग हैं या जिनको एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, उनकी गाइडेंस में या रैंकर्स की गाइडेंस में ये पूरा का पूरा कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें सभी के जो सब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और इनके साथ साथ आपके राइटिंग को भी इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके लिए आपकी क्लासेस होंगी, जिसमें राइटिंग की स्किल आपकी अच्छे से डेवलप हो, और कोई भी स्टडी मटेरियल है जो भी इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए वो आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ साथ जब भी जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी, उसको टेस्ट करने के लिए आपके इवैल्यूएशन टेस्ट लेंगे, जिसमें कि 4 फुल लेंथ टेस्ट इसमें है। और क्योंकि इसके साथ साथ एस्से एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो एस्से का भी ध्यान रखा गया है, इसीलिए 2 एस्से इस कोर्स में इंक्लूड किए गए हैं। और अगर इसके बावजूद जितने भी आपके स्टेप्स हो रहे हैं, आपको फिर भी कोई डाउट आता है, तो एक स्पेशल मेंटोरशिप सेशन भी चलाया जाएगा, जिसमें कि रिक्वेस्ट बेसिस पे जो भी मेंटोर्स रहेंगे सीनियर, वो आपको गाइड करेंगे आपकी जहाँ जहाँ गलतियाँ होंगी या जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी आगे बढ़ने में। और जितने भी डाउट सेशंस हैं वो स्पेशली लिए जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या 1-on-1, जैसे भी आपको फिजिबल लगेगा। अगर प्रीलिम्स बैच की बात करें तो सिलेबस को बिल्कुल पार्ट्स में ब्रेक करके एक शेड्यूल्ड वे में इसमें चलाया जाएगा, जिससे कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो और आपको एक अच्छा खासा टाइम मिले प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे और कंप्लीटली आपको सारा एक्सेस दिया जाएगा, और कोई भी एक दिन मिस नहीं होगा। कंटिन्यूसली आपके लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे और साथ साथ उनकी पीपीटीज भी आपको दी जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट सीसैट में रह जाते हैं, उनका मेन जो जीएस पेपर है वो क्लियर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सीसैट कोर्स को भी ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप कोई भी किसी भी तरह का पेपर सॉल्व कर लेंगे, और साथ साथ आपको इवैल्यूएट करने के लिए कुछ सब्जेक्ट के टेस्ट रखे गए हैं, ठीक है, और साथ साथ करंट अफेयर्स की भी आपको इसमें ओवरऑल मैगजीन्स दी जाएंगी, मार्क्स बूस्टर, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं ना वो कुछ अमाउंट तक इंक्रीज़ करें। और टेस्ट सीरीज़ हैं और इसमें भी डाउट सेशंस हैं। तो आप चाहें तो इन दोनों कोर्सेज़ को लेने के लिए video.onlyis.in पे जा सकते हैं, या फिर info@onlyis.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।